अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का आपका थर्ड लेक्चर है। आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 6 ओपन करें। आज का टॉपिक है लंग्स। आपने लंग्स का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले आपने पढ़ा था एयर पैसेजवेज पढ़ी थी, अब आप लंग्स देखोगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि लंग्स के अंदर स्मॉल एयर पाउचेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वुलाई, और जो बॉडी के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, जो एक साइड पर एल्वुलाई का जो पूरा ग्रुप है, सारी कलेक्शन है, दैट मेक वन लंग। ठीक है, एनिमल का एक लंग जो होता है, लंग की क्या डिफिनीशन आप बताओगे? द ग्रुप ऑफ एल्वुलाई ऑन वन साइड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और वन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ लंग, या फिर मेक्स वन लंग। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स के 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लंग्स के अंदर क्या क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं लंग्स किसके अंदर होते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब चेस्ट कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी क्या है? कैविटी में ना, कैविटी का जो वर्ड है ये यूज होता है एनी स्ट्रक्चर दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, कैविटी का वर्ड आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जो कि अंदर से खाली है। ठीक है, अब चेस्ट कैविटी क्या है? इसको थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं उनको ग्रुप ऑफ स्मॉल बोन्स ने सराउंड किया होता है, फ्रंट से भी, आपकी चेस्ट की तरफ से भी और बैक से भी। ठीक है, जो लंग्स को स्मॉल बोन्स ने सराउंड किया हुआ होता है, एक केज की फॉर्म में, एक पिंजरे की तरह एक प्रोटेक्टिव सा केज बनाया होता है रिब्स ने। ठीक है, रिब्स ने। तो आप ये बताओगे चेस्ट कैविटी इज फॉर्म्ड बाय अ केज ऑफ, चेस्ट कैविटी में क्या क्या होता है? अ केज ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, सामने और पीछे से रिब्स ने इस पूरी चेस्ट कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को सराउंड किया होता है एक केज बनाते हुए, प्रोटेक्टिव केज बनाते हुए। ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। इसके अंदर हार्ट भी होता है, इसमें लंग्स भी होते हैं, लंग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए, इसलिए ये बोनी केज होता है। ठीक है, सेकेंडली रिब के चेस्ट कैविटी में और क्या होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स के अलावा चेस्ट कैविटी की बेस पर, यहाँ जो एब्डोमेन से चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है, मसल्स की एक शीट होती है, मसल्स की एक लेयर होती है चेस्ट कैविटी की बेस पर। ठीक है, जो एब्डोमेन से, यानी हमारे पेट से हमारी चेस्ट को सेपरेट करती है इंटरनली। ठीक, मसल्स की एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, मस्कुलर लेयर which separates abdominal cavity from thoracic cavity is called diaphragm। ठीक है, मस्कुलर होती है, ये मसल से बनी होती है। थर्डली चेस्ट कैविटी में क्या होता है? इन रिब्स के दरमियान छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो इन रिब्स को मूव करने में हेल्प देते हैं। ठीक है, स्मॉल मसल्स which help the movement of ribs are called intercostal muscles। ठीक है, तो चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज़ अ कैविटी और हॉलो एरिया इन द चेस्ट ऑफ एनिमल which is surrounded by 12 pairs of rib cage and a muscular diaphragm and intercostal muscles in between the ribs। ये चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलकर चेस्ट कैविटी को सराउंड कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या हो गया? चेस्ट कैविटी आपने बता दिया, लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी, का फर्स्ट पॉइंट हो गया।
सेकेंडली लंग्स 2 है और जो लेफ्ट लंग है वो इट इज़ स्मॉलर इन साइज, थोड़ा सा छोटा होता है देन राइट लंग। और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं। लोब्स क्या हैं? ये जो हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, लीफ शेप का ऐसे करके लंग्स की शेप होती है, इस तरह हम जो लोब है, सॉरी मैंने क्या लिखा, लोब्स। तो लोब जो होता है हर लीफ लाइक स्ट्रक्चर को लोब कहते हैं, ठीक है। तो जो लंग्स की शेप है इस तरह से लॉन्गेटेड सी, इसको हम लोब कहते हैं। और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, ये अपने याद रखना। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग एंड इट हैज़ 2 लोब्स, ठीक, ये हो गया। और राइट वाले में क्या होता है, राइट लंग थोड़ा सा लार्जर होता है देन लेफ्ट लंग एंड इट हैज़ 3 लोब्स, 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर ये वाला जो हमने बनाया है ये 3 होता है इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, लंग्स में जो लंग्स को अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं तो जो लंग का टिश्यू है, ठीक है, ये जो पूरा टिश्यू है, इस टिश्यू को एक स्मॉल सी टू थिन सी मेम्ब्रेन्स सराउंड कर रही होती हैं, कवरिंग होती हैं, 2 होती हैं थिन सी, ठीक है। उनका क्या काम होता है कि लंग के टिश्यू को डैमेज होने से बचाएं। ये डैमेज कैसे हो सकता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी मूव करती रहती है और लंग्स भी इन्फ्लेट होते रहते हैं और उनमें एयर फिल होती है, वो फिर कंप्रेस होते हैं, फिर एयर फिल होती है और वो फिर इस तरह से। तो क्योंकि ये टिश्यू मूव कर रहा है और ये टिश्यू बहुत सॉफ्ट भी होता है और स्पंजी भी होता है, हम कहते हैं सॉफ्ट एंड स्पंजी टिश्यू। लंग्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्पंजी टिश्यू। ये टिश्यू बहुत सॉफ्ट होता है और स्पंजी का मतलब है इट हैज़ मैनी होल्स, मैनी होल्स। लंग्स में एग्जैक्टली होल्स तो नहीं होते, एक्चुअली होल्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर वो जो एल्वियोलाई होती हैं वो एयर स्पेसेस ही है ना, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज़ स्पंजी, स्पंजी इन नेचर, ठीक है। जो स्पंजी वर्ड है इट इज़ यूज फॉर होल्स, ठीक है। तो लंग टिश्यू इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्पंजी इन नेचर। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ये हर वक्त मूव कर रहा होता है, तो इस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं थिन सी, उनको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। प्लूरल मेम्ब्रेन्स का क्या काम होता है, दे प्रोटेक्ट लंग टिश्यू फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है, वाइल मूवमेंट। ये 2 होती हैं, एक है आउटर और एक है इनर, ठीक है, बिल्कुल लंग टिश्यू के साथ साथ होती है, एक आउटर और एक इनर, ठीक। और इसका काम है लंग को, इसके अंदर आउटर और इनर इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड फिल्ड होता है और वो फ्लूइड क्या करता है, जब लंग इन्फ्लेट करता है और फिर कंप्रेस होता है, तो इस मूवमेंट के दौरान लंग को कोई फ्रिक्शन फील ना हो, ठीक है, उसमें उस टिश्यू को कोई डैमेज ना हो, तो ये फ्लूइड जो है यहाँ पे कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, कुशनिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्या है लंग्स में, ठीक, यहाँ तक हो गया लंग का स्ट्रक्चर। अब है कि लंग्स वर्क कैसे करते हैं, ब्रीदिंग कैसे होती है लंग्स में, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ना है हमने। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, इसके 2 स्टेप्स हैं। हम जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, सांस लेने का तरीका, ठीक है, सांस लेने का मैकेनिज्म, वो पूरा जो अमल है सांस लेने का, उसको कहते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, टेकिंग एयर इन द लंग्स, ये फर्स्ट स्टेप है, देन मूविंग एयर आउट, ठीक है, वापस लंग्स, एक दफ़ा लंग्स बैग्स की तरह है ना, यानी उनकी एक ही ओपनिंग है जिससे एयर उसमें फिल होगी और वापस उसी से एयर वापस चली जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है।
तो breathing is divided into two steps. First is taking fresh air inside the lungs, which is called inhalation. Inhalation क्या है? Inhalation is taking fresh air inside the lungs. ठीक है. And moving air out of the lungs is called exhalation. ठीक है. ये जो सांस को अंदर खींचना होता है इसे कहते हैं इनहेलेशन. सांस वापस छोड़ना होता है एक्सहेलेशन. ठीक है. अब हम इन दोनों स्टेप्स को एक दूसरे के कंपैरिजन में पढ़ते हैं. इनहेलेशन में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं. क्या क्या? जो रिब्स हैं, रिब केज जो है, रिब केज रेज करता है, थोड़ा सा उठता है. ठीक है. जिस लेवल पे है वो थोड़ा सा राइज करता है ताकि अंदर लंग्स को इन्फ्लेट होने के लिए, फूलने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल सके. ठीक है. रिब्स राइज या रिब केज राइजेस. ठीक है. और क्या होता है? जो रिब केज की बेस पे डायफ्राम है, मसल्स हैं, वो डायफ्राम इनवर्ड मूव करती है. यानी डायफ्राम ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से. यहाँ पे एब्डोमेन है, यहाँ चेस्ट कैविटी है. तो जो डायफ्राम है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इट बिकम्स लेस डोम लाइक, लेस कर्व्ड. ठीक है. इट मूव्स डाउनवर्ड. ठीक है. तो आप लोग बोलोगे डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, यानी वो भी चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ाने के लिए वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ थोड़ा सा मूव कर देती है. ठीक है. डायफ्राम थोड़ा सा नीचे हो जाएगी. नेक्स्ट क्या होगा? अब थोड़ी सी कैविटी में ज़्यादा स्पेस आ गई है ना, रिब्स भी रेज हो गई हैं, डायफ्राम भी डाउनवर्ड मूव कर गई, तो अब थोड़ी सी कैविटी के पास ज़्यादा स्पेस है. तो अब सांस उसके अंदर लंग्स के अंदर फ्रेश एयर मूव कर सकती है. तो फ्रेश एयर मीन्स ऑक्सीजनेटेड एयर विच कैरीज मोर ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स. ठीक है. इसमें एक और चीज़ है, हमारा एब्डोमेन जो है वो ज़्यादा बाहर को निकल आता है. हमारा जो बेली है वो थोड़ा सा बाहर को निकल आता है ताकि थोड़ी सी कैविटी को स्पेस मिले, क्योंकि डायफ्राम डाउनवर्ड मूव की है तो बेली थोड़ा सा बाहर निकल आएगा. ठीक है. तो ये इवेंट्स हैं जो इनहेलेशन के दौरान होते हैं. एक्सहेलेशन बिल्कुल इसी का ऑपोजिट है. हम इसी कंपैरिजन में एक एक पॉइंट करते हैं. रिब्स यहाँ राइज हो रही थी. अब जब गैसेस एक्सचेंज हो गई एल्वियोलाई के अंदर, तो उस गैस के उस जो एयर है उसके अंदर अब वो ऑक्सीजन नहीं रही. वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ कर गई और हमारे ब्लड से सारी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में मूव कर गई. अब वो एयर हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और उसे फ़ौरन एक्सहेल करना ज़रूरी है. तो फिर फ़ौरन से हमारे लंग्स जो हैं वो वापस उसको एयर को पुश कर देंगे और हमारे नोज़ के थ्रू वो एयर वापस निकल जाएगी. तो इस टाइम पे क्या इवेंट्स होंगे? जो रिब केज राइज हुआ था वो वापस रिब केज डाउनवर्ड मूव करेगा. ठीक है. रिब्स वापस लो हो जाएंगी. ठीक. ताकि जो थोड़ी सी कैविटी है उसको पुश कर सकें. थोड़ा सा तंग हो जाएगी वो थोड़ी सी कैविटी, नैरो हो जाएगी तो एयर बाहर को पुश हो जाएगी. सेकेंड, डायफ्राम जो डाउनवर्ड मूव हुई थी अब वो वापस अपवर्ड मूव होगी. डायफ्राम बिकम्स मोर डोम लाइक. ठीक है. जो डायफ्राम ऐसे थी, जो डायफ्राम इस तरह से थी ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब वो डायफ्राम इस तरह हो जाएगी, मोर डोम लाइक हो जाएगी ताकि वो थोड़ी सी कैविटी को पुश कर सके. ठीक है. थोड़ी सी कैविटी को नैरो कर दे. नेक्स्ट, अब यहाँ हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड एयर या फिर एयर
with carbon dioxide moves out through nostrils, ठीक है। और इसमें भी एब्डोमेन moves inward, ठीक है। अब ये सारे स्टेप्स आपने याद रखने हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हमेशा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपने इस तरह से एक एक पॉइंट आमने सामने लिखकर डिफ्रेंशिएट करना है। बस आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।